नजर आएंगे। एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं और बाजार की चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। कुछ निवेश के लिए हम शेयर समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। राजेश जी, Q3 के नंबर से बहुत उम्मीदें थी। जिनसे भी बातचीत होती थी लोग यही कहते थे कि नहीं, Q3 के नंबर आएंगे, बाजार का मूड सुधरेगा, एफआईज वापस आएंगे। अब ये इनिशियल जो नंबर्स आए राजेश जी, कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार को लेकर अब आपका व्यू क्या बन रहा है सर बजट से पहले? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए वो सेलेक्ट पॉकेट्स में बहुत अच्छे आए, जैसे कि आईटी कह लीजिए या बैंकिंग कह लीजिए। जो नंबर्स आए वो ठीक ठाक आए, उतने खराब नहीं थे। कुछ एक पॉकेट्स में खराब आए, तो एट बेस्ट ये कहा जा सकता है कि मिले जुले आसार नजर आए। जो बिकवाली चल रही है वो बेसिकली जो जियोपॉलिटिकल टेंशन कह लीजिए या इंडिया यूएस टैरिफ का जो दिक्कतें हैं, उसमें जो डील नहीं हो पा रही है, डिले हो रहा है, उसको लेकर के चल रहे हैं और इस वजह से एफआई की लगातार बिकवाली बनी हुई है। एफआई की अगर आप देखें तो सिर्फ पिछले हफ्ते में 14,000 करोड़ के ऊपर की बिकवाली उन्होंने कर ली। 26,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली सिर्फ जनवरी महीने में अभी तक हो गई है, तो ये सेंटिमेंट बिगाड़ रहा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि उतने खराब हालात कॉर्पोरेट की तरफ से नहीं आए हैं। कुछ नजरें इस वक्त बाजार की जो है वो यूएस के जो जीडीपी डेटा आएंगे या ट्रम्प साहब की जो डावोस में स्पीच है उस पे आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटिलिटी बिल्कुल बनी हुई है। और बजट की अगर बात की जाए तो बजट में दिन ही कितने बचे हैं, मेरे ख्याल से 5-7 ट्रेडिंग सेशन बचे होंगे, तो उसमें कोई टेक्निकल कॉल लेकर के ट्रेडिंग पोजीशन बनाए तो जुदा बात है। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखनी चाहिए और बाजार में थोड़ा वॉलेटिलिटी, थोड़ी अनिश्चितता ये बनी रहेगी। अच्छा देखिए, कुछ कंसर्न्स ज्यों के त्यों हैं कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील कब होगी। अब बाजार इसको लेकर बहुत परेशान हुआ और लगभग 10 महीने के आसपास का समय बीत गया है। अब देखते हैं कि ट्रम्प तो उधर अभी ग्रीनलैंड में उलझे हैं, वहाँ से ध्यान हटे तो फिर भारत के और अमेरिका के ट्रेड डील पर उनकी नज़र जाए। हालांकि वर्चुअली दोनों देशों के ट्रेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आगे आता है। लेकिन राजेश जी, एक शेयर आज हमने देखा कि बाइंग आई है। इंटरग्लोब एविएशन 4% ऊपर, 4,900 रुपए के ऊपर भाव निकल गया और इन पर डीजीसी ने पेनाल्टी लगाई है। हालांकि इतनी बड़ी पेनाल्टी कभी लगी नहीं फ्लाइट डिसरप्शन को लेकर, लेकिन डिसरप्शन भी इतनी बड़ी कभी हुई नहीं थी, ये भी सच बात है। 22 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगी। जेफरीज का ये कहना है कि क्वांटम ये पेनाल्टी का बहुत ही छोटा है और FY25 के टोटल प्रॉफिट का ये 0.3% ये बैठता है, मतलब आधा % भी नहीं है, तो बहुत कम है। बाजार इसको लेकर थोड़ा खुश है। आपको लगता है कि इंटरग्लोब एविएशन में बाइंग करनी चाहिए या फिर इसके भी नतीजे एक बार देख लें, उसके बाद जो करना आगे करेंगे? अभिषेक जी, ऐसा है कि दो चीजें हैं आपके सवाल में। एक पेनल्टी की बात है, मेरा खुद का मानना है कि ये 22 करोड़ की पेनल्टी बहुत ही कम लगाई गई। जिस तरीके के 5 दिन 6 दिन के जो हालात बनाए गए पूरे देश में, न केवल लॉस ऑफ बिजनेस इंटरग्लोब का हुआ बल्कि लॉस ऑफ रेपुटेशन एज ए देश। पूरी दुनिया भर में जो भी ट्रैवल एंड टूरिज्म वाले हैं वहां पर हमारे लॉस ऑफ फेस हुआ है, तो ये पेनल्टी बहुत कम हुई है। और हमारा ये अंदाज था कि यहाँ से बहुत बड़ी पेनल्टी हो सकती थी। खैर वो जुदा बात है, जो भी रेगुलेटर्स को ठीक लगा वो उन्होंने किया है। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शेयर प्राइस शेयर धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां तक नए निवेश की बात है, मैं समझता हूँ थोड़ा रुकना चाहिए। आज की जो बढ़त है वो सिर्फ पेनल्टी कम लगी है, उसके लिए एक बाउंस बैक देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो जो 5 दिन जो बंद हुए या फिर जो नए रेगुलेशंस उनके स्टाफ को लेकर के होंगे, इन सब चीजों का जो खामियाजा है वो इस तिमाही के नतीजे में पड़ता हुआ नजर आएगा और वहां पर एक नीजक रिएक्शन नीचे की तरफ आ सकता है। तो वहां पर अगर करीब 4500 के आसपास आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। लेकिन वैसे मैं कहूंगा कि एक बार नतीजों का इंतजार करना चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए। बिल्कुल सही बात है सर, नतीजों का वेट कर लेना चाहिए। 4500
संभव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड राजेश जी बता रहे हैं, क्योंकि नंबर देखिए ना, कमज़ोर तो आएंगे ही आएंगे, और वो एक बार कमज़ोर आएंगे तो वो झटका भी लगेगा। बहुत सारे लोग उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब देखते हैं कब आता है, क्योंकि 5900 रुपये से शेयर गिरते गिरते 4600 तक गिरा। वहाँ से रिकवरी में ये पहुंचा था लगभग 5150 तक, और वहाँ से फिर से रिट्रेस जब शेयर कर रहा था तो एक अच्छी खबर ही आ गई, और उसके बाद ये हम बाइंग देख रहे हैं। इसको लेवल के आसपास हम देखने की टिका हुआ है। और चांदी की कीमतों में जो उछाल है उसका लगातार हमने देखा कि बेनिफिट मिला है, क्योंकि अगर आप H1 FY26 की अगर हम बात करें तो इनके प्रॉफिट में लगभग 40% का जो योगदान था वो सिल्वर से आया था। तो ये अब जो नतीजे आए हैं Q3 के, ये भी प्राइमा फेसी अच्छे लग रहे हैं, और मुनाफा 2678 करोड़ से बढ़कर 3916 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ये आंकड़े हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे शायद और बेहतर आपको ये नजर आएंगे। एक बार आय के फिगर आ जान देते हैं। आय निश्चित तौर पर 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दिखाई देगी आपको, और फिलहाल जो शेयर है ये करीब करीब 2-2.5% ऊपर है। बेहतरीन रैली रही है हिंदुस्तान जिंक की, और कहानी एक अलग ही लेवल की रही है। हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर, अगर हम दोनों की बात करें तो राय राजेश जी आपकी, हिंदुस्तान जिंक चला बहुत है, और सिल्वर की कहानी तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बाकी भी मेटल चमक ही रहे। आपकी राय क्या होगी हिंदुस्तान जिंक को लेकर सर? देखिए, आपने सही कहा कि हिंदुस्तान जिंक ने बहुत जबरदस्त रैली दिखाई पिछले 2-3 क्वार्टर से। अगर आप देखो तो शेयरधारकों को अच्छी तरीके से रिवार्ड किया है, और सिल्वर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बार के तो जो नतीजे अभी आप बता रहे हो उसके ब्रेकअप देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे याद आता है कि पिछली तिमाही में अगर आप देखें तो 40% के आसपास की जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो सिल्वर से आई थी, और सिल्वर की लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। 3 लाख के ऊपर की चांदी इनके लिए बहुत पॉजिटिव बात कही जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। आज की डेट में आज देखो तो हिंदुस्तान जिंक का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास आ गया है, जो कि JSW स्टील के बराबर है। तो अब दोनों अगर एक ही मार्केट कैप में खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन कितना ओवरस्ट्रेच्ड हो गया है। कोई भी करेक्शन कहीं भी आएगा तो बहुत शार्प होगा। तो मैं समझता हूँ नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा रिस्की बेट हो गया है। जिसके पास है वो अपना कोई स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए, लेकिन नई खरीद करना थोड़ा सा ना रिस्की हो जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि 650 रुपये के ऊपर भाव हम देख रहे हैं। और अगर आप पिछले साल भर में देखेंगे तो लगभग 40% का उछाल इसमें आया है। 670 का इसने 52 वीक हाई बनाया था। स्टॉक चल नहीं रहे हैं, कहां से ये दबाव दिख रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। एक बार राजेश जी, IRFC को लेकर आपकी राय क्या है? केवल रेवेन्यू के नंबर है वही एक कमजोर दिख रहे हैं, बाकी सारे पैरामीटर्स पे नतीजे तो अच्छे दिख रहे हैं IRFC को। क्या राय है सर, फंडामेंटल राय क्या है? देखिए, फंडामेंटली अगर देखेंगे तो सिर्फ RIFC नहीं बल्कि जितने भी रेलवे के स्टॉक है सारे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ एक स्टॉक तो 52 वीक लो तक, जैसे IRCTC जैसी कंपनियां 1-2 दिन पहले 52 वीक लो तक लगा के आई हैं। तो प्रेशर चारों तरफ बना हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन हो रहा है खास करके रेलवेज में, गवर्नमेंट का जो पुश है, मुझे लगता है कि ये जिस तरह की तेजी बनी थी पिछले दिनों पूरे रेलवे पैक में, उसके बाद का एक कंसोलिडेशन है, टाइम कंसोलिडेशन है, जो कि थोड़ा लंबा भी चल सकता है। लेकिन वैल्यूएशन कहीं कहीं अच्छे हो गए हैं, खास करके उन कंपनियों के जहां ऑर्डर बुक अच्छे हैं, अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है। फॉर एग्जांपल आप IRCTC पे ध्यान दे सकते हो, RVNL में जहां ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। RCTC के मोनोपोली बिजनेस है, 3 बिजनेस मोनोपोली है 4 में से। RVNL में ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, RIFC के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ चुनिंदा खरीदारी मध्यम से लंबी अवधि वाले निवेशक इसमें कर सकते हैं। दवा नजर आ रहा है। एक और शेयर जो काफी ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ, और आज वीक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि थोड़े से बायर्स एक्टिव हुए हैं, और शेयर का नाम है डिक्सन टेक। हालांकि मतलब अब शेयर ये 18,000 रुपये से गिरते गिरते 10,000 रुपये के आसपास आ गया था। थोड़ी सी बाइंग है, 2.5% ऊपर आज ये शेयर नजर आएगा। राजेश जी, आपसे इस पर व्यू जानना चाहेंगे, डिक्सन टेक को लेकर क्या आपकी राय है? इतना ज्यादा क्रैश हुआ, बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी एलिवेटेड हैं, सप्लाई चेन को लेकर इश्यूज हैं, दिक्कतें कई सारी हैं। आप क्या सलाह देंगे निवेशकों को डिक्सन को लेकर? देखिए अभिषेक जी, पूरा EMS स्पेस अगर देखें तो भारी बिकवाली आई, फिर
किसी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा रहा, किसी में वैल्यूएशन का रहा। वैल्यूएशन का तो खैर सब में ही रहा, और आज की डेट में इतनी गिरावट के बाद भी मैं समझता हूँ वैल्यूएशन थोड़े से अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। हालांकि इन सारी कंपनियों को पीएलआई का फायदा मिलता है, जो इंडिजिनाइजेशन गवर्नमेंट की काबिलियत चल रही है उसका फायदा मिलता है। खास डिक्सन की बात की जाए तो देखिएगा, मोबाइल के जो वॉल्यूम्स है वो गिरते जा रहे हैं, क्योंकि मेमोरी प्राइसेस में बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो डी रैम और स्टोरेज के जो डिमांड भाव हैं वो 30 से 40% तक बढ़ गए हैं। ऐसी बातें हो रही हैं कि और भी बढ़ सकती हैं। वीवो के साथ जो इनका जॉइंट वेंचर है वो भी थोड़ा डिले चल रहा है। इन सारी चीजों के मद्देनजर मुझे इस वक्त नई खरीदारी की कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज अलग बात है, बट इस बार इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड की ही सलाह है डिक्सन टेक को लेकर। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज में फिर से काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और हाल में जो ब्रोकरेज की जो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी उसका भी दबाव यहाँ पर दिख रहा है। 5% से ज़्यादा टूटा हुआ है। राजेश जी, एक छोटा राय दे दीजिएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज में इतनी गिरावट के बाद भी मौके हैं या इंतजार करें अभी और गिरने का? मेरे ख्याल से 1700 1750 के आसपास एक अच्छी बाइंग बन सकती है। इसमें प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या थोड़ा जो स्लो डाउन रियलिटी में देखा जा रहा है उसी के खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लंबी अवधि के निवेशक छोटी छोटे क्वांटिटीज में बाइंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लंबी अवधि के निवेशक छोटी क्वांटिटीज़ में बाय कर सकते हैं। आगे के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। पर जी हाँ, देखिए कल की अगर हम बात करें तो निफ्टी कंपनी की कोई भी अर्निंग्स नहीं है, बट इसके अलावा गुजरात गैस, साइन, डीएलएम, साथ ही साथ सुप्रीम पेट्रोकेम, आईटीसी होटल्स, रैलिस, इन कुछ चुनिंदा कंपनीज के जो है नंबर्स आना बाकी हैं। और साथ ही साथ एफएनओ का प्लेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी नंबर्स जो हैं कल ही आएंगे। एक बार श्रीकांत जी क्विकली यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी अपना व्यू दे दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा था कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस पर पॉजिटिव आई थी। हालांकि स्टॉक फिलहाल डे लो पर ट्रेड कर रहा है, पर चार्ट फॉर्मेशन आप कैसे देख रहे हैं? क्या और कमजोर होगा या यहाँ पर थोड़ी गिरावट थमनी चाहिए? नहीं तो देखिए, हमें लगता है कि यहाँ इन लेवल्स पे करीब इसकी जो गिरावट है वो थम सकती है। काफी बड़ा वक्त इसने इन्हीं लेवल्स के करीब निकाला है। कई बार इसमें रिबाउंड आए हैं, लेकिन अगर आप इसके रिबाउंड को देखेंगे तो इसकी रिबाउंड की जो इंटेंसिटी है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम होते जा रही है। दैट मीन्स कि इसका जो बीटा है वो और कम होते जा रहा है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगा कि बिल्कुल इन लेवल्स पे अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो किया जा सकता है, क्योंकि यहां से वापस से ये स्टॉक 1450 से लेकर 1500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू, अगर इसमें कोई टेक्निकल पोजीशन अगर बनानी हो, टैक्टिकल प्ले करना हो, तो मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि जो बीटा है वो काफी कम है। काफी ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये ऊपरी लेवल पे जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इसमें अगर आप ट्रेडिंग करना चाहोगे तो अवॉइड कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। राइट, तो करंट लेवल से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, पर ग्रेजुअल अपटेक आने की उम्मीद है यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखते हैं कल नतीजों के बाद किस तरीके से मूव आता है। बट इसी के साथ राजेश जी, श्रीकांत जी और नीलेश जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला, तमाम काउंटर्स पर हमसे चर्चा की। पर चलिए अब मार्केट क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और आज का पूरा दिन अगर हम देखें तो